आवाज़ न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 125। रागिब खाई के दिहाने पर था और एक हाथ उसकी जानिब अंधेरे की तरह तेज़ी से बढ़ा हुआ था। तेज़ हवा से उसका लिबास उड़ रहा था, बाल बिखर गए थे, आंखों में मट्टी पड़ रही थी, मुंह पर हवा के थपेड़े पड़ते और आंखें बार बार बंद होने लगती। सूखे पत्ते और रेत चारों तरफ हवा के साथ लिपट रहे थे। तभी उस हाथ ने उसे छुआ तो उसके कदम डगमगा गए। वो पीछे की जानिब हुआ और खाई ने अपनी बाहें उसके लिए फैला ली। सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसी हाथ ने उसका मुंह दबा दिया था और कोई शख्स उसके कान के पास झुककर सफाकी से कह रहा था, आवाज़ न निकले सिसकियों की। रागिब का दिल इससे पहले ही उस अंधेरी खाई में जा गिरा था। वो अभी तक उसमें ऐसे झूल रहा था जैसे कोई चूंटी हो और बेहद सुस्त रफ्तार से नीचे की तरफ जा रही हो। उसे सब याद आ रहा था। उसे अब सब याद आना भी चाहिए था। वो एक एक बात सोचने लगा। मट्टी हनूज उसकी आंखों में पड़ रही थी। वो अमेरिका जाने के लिए खुश था। सब खुश थे। पूरा मोहल्ला रश्क कर रहा था। अम्मा उसकी नज़रें उतार रही थी। मारूफ खुश थी लेकिन गमगीन भी। वो परेशान भी थी। उसे डर था कि कोई उससे रागिब को छीन लेगा, लेकिन रागिब को उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। खाई की दीवारों से झाड़ियाँ और बेलें लिपटी थी। उनमें सांपों की सरसराहट थी। वो काली अंधेरी दीवारों से लिपट रहे थे। उनका फन सिमटा था, लेकिन निगाहें रागिब को देख रही थी। वो अमेरिका की फिजा में सांस भर रहा था। ठंडी, नई और पुरनम हवा जिस्म को सुकून बख्शती, सर्दी का एहसास देती। हल्के सूरज की चमक वाली, गदले बादलों वाली अमेरिका की फिजा उसे खुशामदीद कह रही थी। उसके चेहरे पर खुशी फैली हुई थी। खाई में अंधेरा बढ़ रहा था। वो नीचे की तरफ तेजी से नहीं जा रहा था। वो गिर क्यों नहीं रहा था? अभी तक फिजा में पर की मानिद मुअल्लिक रहा था। मुंह पर हाथों की गिरफ्त मजबूत थी। जुमला वही सुनाई दे रहा था। आवाज़ वही सफाकी में डूबी थी। कोई उसके कान की लो पर लबों को मस करके कह रहा था, आवाज़ ना निकले सिसकियों की। उसने अमेरिका में जी जान लगाकर काम करने का फैसला किया था। वो यहाँ से इतना कमा कर लेकर जाएगा कि महरो खुश रहेगी। उसे कभी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, नौकरों की लंबी कतार सब था, बस महरुख नहीं थी। अम्मा का नरम गद्दे वाला कमरा उसके बंगले में नहीं बन सका था। अब्बा के लिए वो ड्राइवर ना रख सका जो उनको शाम में शहर घुमाया करता। चची बुलंद मंजिल पर नहीं रह सकी। चचा को वो उनका मनपसंद कारोबार ना करवा सका। ये सब कहीं बहुत पीछे रह गया। खाई में झूलते वो सोच रहा था। मुट्ठियाँ भर भर कर अब कोई उस पर मट्टी डाल रहा था। उसे एक पल के लिए गुमान गुजरा कि कहीं वो कब्र में तो नहीं उतारा जा रहा। इतना सब हो जाने के बाद जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए। एक तलिस्म में जिंदगी गुजर गई। वो एक ऐसा शख्स था जो कई सदियां सोता रहा था। अब उठा तो हर चीज़ बदल चुकी थी। वो वक्त इतना आगे निकल गया था। सब कुछ बहुत पीछे रह गया था। माँ का लम्स उसे शिद्दत से याद आया। तभी वो उसके जाने से पहले किसी कमरे में छुप जाती थी। उनकी आंखों की बिनाई जा रही थी। डॉक्टर से चेक करवाने पे उसे पता चला था। उसने उनकी आंखें बनवाई थी, लेकिन वो ख़राब हो गई थी। वो रोती रहती थी। हर वक्त उनकी आंखें नम रहती थी, क्योंकि रागिब आंखें बनवा कर चला गया था। ज़ेबा सीढ़ियों से गिर गई थी। बैरूनी चोट नहीं आई थी, लेकिन कमर की हड्डी जख्मी हो गई थी। वो रागिब पर मुनहसर कर रही थी। रागिब उन दिनों माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन माँ ने कॉल करके कह दिया, तुम उसके पास रहो, उसे ज़रूरत है। वो माँ को मनाता रहा, लेकिन वो नहीं माने।
खाई का अंधेरा बढ़ रहा था। सांप उछलकर उसके सीने पर आ बैठे, रेंगते और उसके गिर्द लिपट गए। उनका फन अभी तक सिमटा हुआ था, लेकिन आंखों की चमक हमले की सदा देती थी। वो उसे काट नहीं रहे थे। उन्हें और कितना वक्त चाहिए? एक मरते को मरने के लिए उन्हें रागिब को काट लेना चाहिए। उसे अब नहीं जीना। वो रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वही आवाज़ नहीं, आवाज़ ना निकले सिसकियों की। अब्बा की तबीयत बिगड़ गई, वो नहीं आ सका। अचानक मसले बढ़ गए, कारोबारी मसाइल अरूज पर चले गए। वो सब छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन भागा नहीं जा रहा था। जमीन में पांव फंस गए थे। एक सियासी गिरोह ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। कानून अपाहिज हो गया और रागिब को खुद इस मसले का हल करना पड़ा। मगर अब्बा चल बसे। वो टूट गया। ऑफिस में कैबिन के फर्श पर बालों को नोचता बैठता चला गया। मेरे अब्बू, मेरे अब्बू, वो बार बार कह रहा था। आंखें नम थी, दिल फट जाने को था। तुम्हें हिम्मत करनी होगी रागिब। ज़ेबा ने उसे सहारा दिया। वो दोनों हैदराबाद आ गए। ज़ेबा जनाजे के फौरन बाद चली गई। वो अम्मा को साथ लेकर चला गया था, मगर अम्मा 2 दिन में ही ऐसे रोने लगी जैसे वो जेल में हो। रागिब हैरान था। वो उनके पास था, पूरा दिन रात हर वक्त, लेकिन वो ज़ेबा के पास नहीं था। ज़ेबा साकित घर के कोनों में खड़ी होकर उसे देखती रहती। फिर अम्मा वापस चली गई। रागिब को उन्होंने बार बार आने से खुद ही मना कर दिया था, न जाने क्यों, लेकिन वो बस नहीं चाहती थी कि वो आए। फिर उसे खबर मिली अम्मा नहीं रही। छत से आसमान छिन गया और ज़मीन पैरों तले से निकल गई। सारे मरासिम टूट गए, सारे राब्ते टूट गए। वो अज़ियत के आखिरी दर पर था। उसे लग रहा था वो अब मर जाएगा, लेकिन वो बच गया। माँ को कब्रिस्तान छोड़ आया, घर वीरान हो गया। अब वो आए तो कहना कि मुसाफिर तो गया, ये भी कहना कि क्या अब भी ना जाता लोगों। फिर वो खुद नहीं आया। माँ बाप के बाद चचा को उससे बड़ी उनसियत थी। वो उसे दिन में 1-2 बार कॉल कर लेते। आप दीदा होकर अहवाल पूछते, फिर उन्होंने कॉल करना बंद कर दी। रागिब खुद करने लगा, लेकिन फिर उन्होंने बात करना ही छोड़ दी। ज़ेबा से जिक्र पर उसने रसान से कहा, कभी कभी इंसान का दिल बदल जाता है, हो सकता है उनका दिल ना करता हो। और अब माहरूफ कह रही थी कि उनको ज़ेबा ने कॉल करके कहा था। कॉल करके रागिब को परेशान करते हैं। उन्हें बहुत चोट पहुंची थी। रागिब की अम्मा को उसने कहा था कि वो रागिब की तवज्जो का मरकज़ बनना चाहती हैं, इसीलिए मुंह उठाकर यहाँ आ गई। बेटा तो पड़ा है बीवी के रहम पर। अब उसके घर वाले भी आ गए। कल को वो चचा और चची भी औलाद समेत आ जाएंगे। मेरी अम्मा बड़ी खुददार थी, उसने सोचा था। सांप ने उसके सीने पर अब फन फैला लिया था। उसे सुकून हुआ। अब बारी मौत की है, उसे अब मरना है। दिल की तकलीफ पूरे वजूद में तेजी से फैल रही थी। मुंह पर गिरफ्त वैसी ही थी, जुमले की गर्दान बरकरार थी। मट्टी कोई मुसलसल फेंक रहा था, लेकिन सांप के डस लेने से पहले, खाई में खो जाने से पहले, मट्टी में फना हो जाने से पहले वो आ गई। खाई के किनारे खड़ी वो चीख रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा था, फूले गालों वाला रोता हुआ। वो उसे चुप करवा रही थी, उसे कह रही थी कि उसके बाबा आने वाले हैं। तभी रिधम ने उसे पुकारा, रागिब, ये मुझसे नहीं संभल रहा, इसे पकड़े, बहुत तंग कर रहा है। खाई में गिरते रागिब ने पूरी कोशिश करके हाथ मुंह से हटाकर तेजी से बोला, मेरा बेटा। रिधम ने आवाज पर सर हिलाया। वो खाई में देख रही थी। उसके देखते ही सूरज आगे बढ़कर खाई के ऊपर आ गया। अंधेरे का राज सांप भाग गया। हवा का मिजाज बदल गया। मट्टी रुक गई। सांस में जो दिक्कत थी वो दूर हो गई। रागिब अचानक ऊपर की तरफ उठने लगा। उसने देखा रिधम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा रखा है। वो ऊपर जा रहा था, अपनी बीवी के पास, अपने बेटे के पास। उसके पास अभी चाहने वाले थे। वो चाहे जाने के लायक अभी बाकी था। उसने सब कुछ नहीं हारा था। वो जीत ना सका तो हारा भी नहीं। वो ऊपर आ गया, रिधम को खुद में समेट लिया।
बच्चे के नाजुक हाथों ने उसके गालों को फिर होठों को छुआ तो वो बेकरार हो गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, वो कह रहा था। दूर तक खेत थे, सब्ज लहकते हुए। जाफरान का खेत उनके सामने था। वहाँ दिलकश महक आ रही थी। कहीं गुलाब थे, कहीं बोगनवेलियाँ दीवारों से लिपटी थी। खुशबू ही खुशबू, उसके आतिशी फूल चमक रहे थे। बच्चा और रिधम रागिब के सीने में थे, लेकिन दिल का दर्द अब भी बाकी था। मुझे माफ़ कर दो रागिब, मैंने तुम्हें गलत समझा। ज़ेबा ने तुम्हें हमसे दूर किया था, हमें इतना डराया कि हम कभी सच बता ही नहीं सके। लेकिन रिधम चाहती थी कि तुम सब जानो, तुम्हारे दिल का बोझ कम हो, तुम खुश रहो मुकम्मल और पुरसुकून अंदाज में। हम भी तुम्हारे मुजरिम हैं, हमें माफ़ कर दो। माहरूफ उसके सामने हाथ जोड़कर कह रही थी। रागिब के कानों में वो गज़ल गूंजने लगी जो माहरूफ अक्सर उसे देखकर पढ़ती थी। जब कभी खूबिए किस्मत से तुझे देखते हैं, आईना खाने की हैरत से तुझे देखते हैं। वो वहाँ से पलट गया। वो सीढ़ियाँ उतर रहा था, उसका दिल तकलीफ से भर रहा था, उसे सुकून चाहिए था। वो तेज़ी से दो दो सीढ़ियाँ फलांग रहा था। वो जो पामाले ज़माना है मेरे तख्त नशी, वो जो पामाले ज़माना है मेरे तख्त नशी, कैसी हसरत से तुझे देखते हैं। वो गली में नुक्कड़ की तरफ मुड़ा था। जेब पर हाथ लगाकर उसने तसल्ली की थी कि वो वॉलेट लाया है। सड़क पर आकर उसने रश्का रोका। बैठकर कांपती आवाज़ में चेहरे को मसलते हुए वो बोला, कब्रिस्तान चलो। वो बार बार आंखें रगड़ रहा था। वो सुर्ख लकीरें लिए लरज रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो शदीद ठंड महसूस कर रहा था। तेरे जाने का ख्याल आता है जिस दम, दरो दीवार की हसरत से तुझे देखते हैं। कब्रिस्तान हमेशा जैसा वीरान था। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे, दूर बिजलियां चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। उसके रक्शे से कदम निकालते ही बारिश की पहली बूंद उसके वजूद से टकराई। उसने 5,000 का नोट रक्शे वाले की गोद में उछाला। बाकी रख लो, वो कहकर भरभरी मिट्टी में भागता हुआ हदूद में दाखिल हो गया। तेरे कूचे में चले जाते हैं कासिद बनकर, और अक्सर इसी सूरत से तुझे देखते हैं। कब्रों को बरसती बारिश नम करने लगी। बारिश शदीद से शदीद हो रही थी। वो उन कब्रों को तलाश कर रहा था जिनके ऊपर पीलू के दरख्त की गहरी छाया थी। वो भागकर वहां पहुंचा और थम गया। मिट्टी के ढेर पर माँ बैठी रोटियां बना रही थी। रागिब को देखकर मुस्कुराई, बैठ जाओ। वो बैठ गया, घुटनों के बल ऐसे जैसे हार गया। तुम्हारे अब्बा कीमा लाए हैं, कोफ्ते बनाए हैं। माँ ने चूल्हे पर रोटी डाल दी। उसने धंधलाई निगाहों से सामने देखा। अब्बा मुस्कुरा रहे थे, चचा उनके साथ बैठे थे। मेरा रागिब बड़ा लायक है, मुझे बड़ा फक्र है उस पर। रागिब का वजूद भीग गया, वो कांपने लगा। हाथ ऐसे रशिए के मरीज की मानिंद हिल रहे थे। मुझे माफ़ कर दे, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। वो बोला भी तो ये कि तुझको क्या इल्म, तुझे हारने वाले कुछ लोग किस कदर सख्त नदामत से तुझे देखते हैं। अम्मा ने उसके भीगे बाल संवारे, मोहब्बत से उसके करीब हो गए। चचा और अब्बा भी उसके पास आ गए। वो उसे मुस्कुराती निगाहों से देख रहे थे। हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, तुम हमारे अच्छे बेटे हो, वो सब कह रहे थे। रागिब मिट्टी के ढेर से लिपट गया। कीचड़ उसके कपड़ों पर लगने लगा। बारिश बरस रही थी। वो धाड़ रहा था, अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, अम्मा, मेरी अम्मा, माँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे यहीं रहना है। चचा, मैं बेकसूर था, मैंने कुछ नहीं किया था। अब्बा, आपका रागिब बुरा नहीं था, वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था। आसमान उसके साथ रोता रहा, और वो भी रात की तारीकी में माँ बाप से लिपटकर, चचा से बगलगीर होकर सिसकना चाहता था, रोना चाहता था। वो इन सिसकियों को और अपने अंदर दबाना नहीं चाहता था। गहरी रात ने बंगले पर पंजे गाड़ रखे थे।
اس کی آنکھیں بالکل ساکت تھیں۔ سیاہ چادر نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہ سکوٹر اندر پورچ میں کھڑی کر کے ہولائے ہوئے دل سے اس سنسان سے بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ بڑا خوفناک سا لگتا ہے رات میں یہ گھر تو۔ نمل نے دل میں سوچا۔ لائٹیں کم روشن تھیں اور لان خاموش تھا۔ پودے چہرہ جھکائے اونگ رہے تھے۔ اسے آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ وہ موبائل مارکیٹ گئی تھی۔ وہاں سے مناسب قیمت پر موبائل لے کر وہ گھر لوٹی تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ چھت پر جھولتا بڑا سا فانوس جس کے کناروں سے زرد روشنیاں پھوٹتی تھیں، ان سے نیم تاریکی اس کے وجود کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ شایان وہیں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ پر معمولی سفید پٹی بندھی تھی، جیسے بس خون کو روکنے کے لیے باندھ لی ہو۔ چہرہ جھکا ہوا تھا اور جسم پر آفس پینٹ اور شرٹ تھی، جس کے آخری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ گھٹنوں پر کوہنیاں جما کر بیٹھا اپنے ہاتھوں کی پٹی کو دیکھ رہا تھا۔ نمل کے پیر وہیں تھم گئے۔ یہ ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ کہیں جوئے میں بنگلہ تو نہیں ہار گیا؟ کیا یہ جوا کھیلتا تھا؟ اسے خود کو سوچ کر خود ہی حیرانی ہوئی، جبکہ یہ بس اس کے قیاس تھے۔ لیکن اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ افسوس بھی ہوا کہ کسی کسینو میں بھاری رقم ہار گیا ہوگا۔ اس نے مزید اندازہ لگایا، ہوتے تو یہ امیر ایسے ہی ہیں، پھوٹی کوڑی کے۔ یہ سوچ کر اس نے دل میں سر جھٹکا، پھر گلا کھنکار کر آہستگی سے بولی، سر آپ ٹھیک ہیں؟ نمل نے کندھے پر موجود پرس کی ڈوریوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ وہ بس اب امید کر رہی تھی کہ شایان چہرہ اٹھا کر اسے اپنے ہارنے کی تفصیلات دے گا، پھر وہ اس سے ہمدردی کرے گی اور دل میں خوشیاں بھی منائے گی کہ اس نے اس کے ساتھ برا کیا۔ دیکھا اللہ نے زمین پر ہی حساب برابر کر دیا۔ کرما از ریئل۔ ہاں بالکل۔ پھر وہ یہ سب سوچ کر دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی کہ وہ شایان کے نقصان پر خوش نہیں ہو گئی، بس اسے اپنے دکھ یاد آ گئے۔ پھر وہ ایک لمبی سی تقریر کرے گی جس میں آگے بڑھنے کے چند ایک سنہرے فارمولے ہوں گے، چند کامیاب لوگوں کی مثالیں اور کچھ نمل کی ذات کی زندگی کی آپ بیتیاں، جن سے شایان ضرور زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ پھر وہ اس کا کندھا تھپک کر سندیپ مہیشوری یا قاسم علی شاہ کی طرح اسے کہے گی، شاباش تم کر سکتے ہو، اور شایان اس کا گرویدہ ہو جائے گا کہ یہ اتنی بیوقوف بھی نہیں ہے جتنا وہ سمجھتا تھا۔ لڑکی میں کچھ بات تو ہے، اور وہ اترا جائے گی، شرمائے گی، عاجزی سے کندھے جھکا کر بولے گی، دس بیوٹی ہیز اے مائنڈ۔ اس خوبصورتی کے پاس دماغ بھی ہے۔ یہ سب سوچ کر ہی اس کی بانچیں کھل گئیں۔ شایان نے چہرہ اٹھایا۔ وہ تپا ہوا اور ٹوٹا ہوا تھا۔ سرخ آنکھوں سے وہ اپنی بات کہنے ہی والا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو غیر مرئی نقطے کو گھورتے منہ چڑھائے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ آپ ٹھیک ہیں مس نمل؟ وہ بیچارہ غصہ کرنا ہی بھول گیا۔ اسے حیرانی ہوئی اس نے کتنا دماغ لڑایا تھا کہ یہ پراسرار ماحول بنا سکے۔ پوزیشن بھی ٹھیک لی تھی، چہرہ بھی جھکایا اور ڈائیلاگز بھی رٹے، اور یہ لڑکی سارا کھیل چوپٹ کر چکی تھی۔ شایان کی بھاری آواز پر وہ کانپ گئی۔ آپ نے کتنی رقم ہاری؟ اس کے سوال پر وہ مزید الجھ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی طرف آ گیا تھا۔ بٹن بند کریں، ننگ دھڑنگ مچائے رکھتے ہیں۔ مشرقی حیا سے چادر کھینچ کر چہرے پر کرتی وہ رخ موڑ کر بولی۔ شایان کی بھویں سکڑی۔ یہ سب نہیں کرنا تھا یار۔ اس نے غصہ کیا۔ کیا کرے وہ اس لڑکی کا؟ اس نے بٹن جلدی بند کی اس سے پہلے کہ غصے کا موڈ ختم ہو جائے۔ وہ بولا، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کون سی رقم؟ نمل نے کنکھیوں سے تسلی کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی، وہی جو آپ جوئے میں ہارے ہیں۔ دکھی نہ ہوں، یہ سب قسمت کا لکھا تھا، ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو ایسے برے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، پر آپ گو کہ وہ بہت خبیث اور بوڑھے مگرمچھ جیسی صلاحیتوں کی مالکی ہے۔
मालिक है, लेकिन है तो माना। उसने दिल में सोच कर कहना शुरू किया, ये सब गलत चीज़ें होती हैं। शायान बुरी तरह उलझता जा रहा था। किस बारे में बात कर रही हैं? मैं कोई जुआ खेल कर नहीं आया। मैं जुआ नहीं खेलता। नमल को झटका लगा। फिर ऐसे क्यों बैठे थे? मैं तो समझी। उसने अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करते बात अधूरी छोड़ दी और दांतों तले जुबान दबा ली। अब कलमा पढ़ ले नमल, ये खा जाएगा अब तुझे। उसने रूहान सी आवाज़ में बड़बड़ाकर आंखें मीच ली और शायान अब उसकी बात का मुकम्मल मफहूम समझ चुका था। उसका मुंह हैरत से लटक गया। ये कुछ भी इतनी जल्दी क्यों सोच लेती है? उसने दिल में नहीं, ख़त्म हो गया। आगे मैंने लिखना है ना, तो इसलिए मैं फ्लो में बोले चला जा रहा था। तो आज की किस्त यहीं ख़त्म होती है। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं नया नावल भी साथ ही शुरू करने का सोच रहा हूँ। तो सपोर्ट कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।